नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं breakingnews.com, जहां हम लाते हैं आपके लिए हर दिन की ताज़ा और सटीक खबरें। मैं हूं आपका दोस्त विकास सिन्हा और आज हम बात करेंगे दिन भर की सबसे बड़ी और अहम खबरों की, जो देश और दुनिया में तेजी से चर्चा का विषय बनी हुई है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज के मुख्य समाचार। ओडिशा से एक बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां एक मासूम बच्चे की स्कूल में ही दर्दनाक मौत हो गई। मामला ओडिशा के बालासोर जिले का है, जहां एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले 11 साल के छात्र की जान चली गई। बताया जा रहा है कि बच्चा लंच ब्रेक के दौरान स्कूल में खेल रहा था, तभी अचानक स्कूल की छत से कंक्रीट की एक भारी स्लैब उसके सिर पर आ गिरी। इस हादसे में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। लेकिन अफसोस, डॉक्टर उसे बचा नहीं सके और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है और स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इस दर्दनाक हादसे पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने गहरा दुख जताया है और पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। सवाल ये है कि आखिर स्कूल जैसी सुरक्षित जगह पर ऐसा बड़ा हादसा कैसे हो गया? क्या प्रशासन इस मामले में कोई सख्त कदम उठाएगा? अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्या आपने कभी सोचा है कि अपने अधिकार के लिए कोई इंसान अपनी जान की परवाह किए बिना इतना बड़ा कदम उठा सकता है? आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी महिला की कहानी, जिसका नाम है नंगेली, जिसे शायद इतिहास की किताबों में जगह नहीं मिली, लेकिन उनका साहस आज भी दिल दहला देता है। ये कहानी है केरल की, करीब 100 से 150 साल पुरानी, जब त्रावणकोर के राजा का शासन था और समाज में जातिवाद अपनी चरम सीमा पर था। उस समय एक बेहद अमानवीय नियम था, निचली जातियों की महिलाओं को अपने स्तन ढकने की इजाजत नहीं थी, और अगर कोई महिला ऐसा करती तो उसे देना पड़ता था स्तन कर, यानी ब्रेस्ट टैक्स। सोचिए, सिर्फ अपने शरीर को ढकने के अधिकार के लिए टैक्स देना पड़ता था, लेकिन नंगेली ने इस अन्याय के आगे झुकने से इनकार कर दिया। नंगेली ने अपने ही स्तन काटकर कर वसूलने आए अधिकारी के सामने रख दिए। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और यह घटना धीरे धीरे एक बड़े सामाजिक बदलाव की वजह बनी और आज बहुत हद तक सुधार हो पाया है। अब रुख करते हैं अगली खबर का। पाकिस्तान में महंगाई ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड। डीजल और पेट्रोल की कीमतें अब आसमान छू रही हैं। ताजा जानकारी के अनुसार पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़कर 458 रुपए और डीजल की कीमत 520 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गई है। सरकार ने पेट्रोल के दाम में करीब 43% और हाई स्पीड डीजल यानी HSD में 55% तक की भारी बढ़ोतरी की है। बताया जा रहा है कि यह फैसला अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव और युद्ध जैसे हालात के कारण ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी के बाद लिया गया है। नई कीमतें गुरुवार आधी रात से लागू कर दी गई हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो पेट्रोल की कीमत में 137.23 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद यह 458.41 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं डीजल की कीमत में 184.49 रुपए की भारी बढ़ोतरी के बाद यह 520.35 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। इतना ही नहीं, केरोसिन के दाम भी बढ़ाकर 457.80 रुपए प्रति लीटर कर दिए गए हैं। अगर पिछले महीने से तुलना करें तो पेट्रोल डीजल पहले ही करीब 55 रुपए महंगे हो चुके थे। अब बात करें भारत से तुलना की तो पाकिस्तान का 1 रुपया भारत के लगभग 33 पैसे के बराबर होता है, यानी भारत के 100 रुपए की कीमत पाकिस्तान में लगभग 300 रुपए के बराबर मानी जाती है। सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान में महंगाई और बढ़ेगी और क्या इसका असर आम जनता की जेब पर और भारी पड़ेगा? अपना विचार कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि पहली खबर आपको मिले। अब बढ़ते राजनीति से जुड़े खबरों की ओर। जो जुड़ हुआ है आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी में मचा सियासी घमासान, राज्यसभा में बड़ा बदलाव और उसके बाद शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर। आम आदमी पार्टी यानी आपने राज्यसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर की जिम्मेदारी चड्ढा की जगह अशोक कुमार मित्तल को सौंप दी है। इस फैसले के बाद सियासत और गर्मा गई। शुक्रवार को राघव चड्ढा ने एक वीडियो जारी कर इस निर्णय पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि वह हमेशा संसद में जनहित के मुद्दे उठाते रहेंगे। उन्होंने सवाल किया, क्या जनता की समस्याओं पर बात करना कोई अपराध है और इससे पार्टी को क्या नुकसान हुआ? लेकिन दूसरी तरफ आपके नेताओं ने भी मोर्चा खोल दिया। पार्टी नेताओं ने एक के बाद एक वीडियो जारी कर राघव चड्ढा पर गंभीर आरोप लगाए। उन पर आरोप है कि उन्होंने पार्टी और देश से जुड़े अहम मुद्दों पर चुप्पी साधी और बीजेपी से डरने का भी आरोप लगाया गया। इतना ही नहीं, जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई उस समय राघव चड्ढा के लंदन में होने को लेकर भी सवाल उठाए गए। सूत्रों के अनुसार आपने राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर आधिकारिक रूप से अशोक मित्तल को पार्टी का उपनेता नियुक्त करने की जानकारी दे दी है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक पार्टी ने यह भी कहा है कि राघव चड्ढा को संसद में बोलने का समय न दिया जाए। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये फैसला पार्टी के अंदर किसी बड़े बदलाव का संकेत है या फिर आपके भीतर बढ़ते मतभेद अब खुलकर सामने आ रहे हैं?
कमेंट सेक्शन खुला हुआ आपके कमेंट के लिए जरूर शेयर करें अपने विचार। अब बढ़ते देश की सुरक्षा से जुड़े खबरों की ओर। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर बढ़ा तनाव। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच तीखी बयानबाजी। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर पाकिस्तान ने फिर कोई दुस्साहस किया तो भारतीय सेना अभूतपूर्व कार्रवाई करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है बल्कि जारी है। इस बयान के बाद पाकिस्तान की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया आई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत के बयान को ताकत नहीं बल्कि रणनीतिक बेचैनी बताया। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले की बरसी नजदीक आने के साथ भारत बार बार ऐसे बयान दे रहा है। इसी बीच भारतीय नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी का बड़ा खुलासा भी सामने आया है। उन्होंने बताया कि पिछले साल मई में जब पाकिस्तान ने युद्ध विराम का अनुरोध किया था तब भारतीय नौसेना समुद्र के रास्ते कार्रवाई करने से कुछ ही मिनट दूर थी। आपको बता दें कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले के बाद मई के 6 से 7 की रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। इस पूरे अभियान को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। इसके बाद दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष भी देखने को मिला। हालांकि 10 मई को युद्ध विराम की घोषणा के बाद यह संघर्ष थम गया था। उस दौरान पाकिस्तान ने भारत के 5 लड़ाकू विमान गिराने का दावा किया था, जिसे भारत ने पूरी तरह खारिज कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दोनों देशों के बीच फिर से तनाव बढ़ने वाला है और क्या आने वाले दिनों में कोई बड़ा सैन्य कदम देखने को मिल सकता है। अब बढ़ते रिटायर्ड ब्रिगेडियर की गोली लगने से मौत से जुड़े खबरों की ओर। देहरादून से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां मॉर्निंग वॉक पर निकले एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर की गोली लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान 74 वर्षीय रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक यह घटना 30 मार्च की सुबह करीब 6:30 बजे की है, जब मुकेश जोशी रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। इसी दौरान देहरादून के राजपुर रोड के पास सिनोला और जौहरी गांव के बीच अचानक फायरिंग शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि 2 गाड़ियों, एक स्कॉर्पियो और एक फॉर्च्यूनर में सवार लोगों के बीच गोलीबारी हो रही थी। स्कॉर्पियो में बैठे युवकों ने फॉर्च्यूनर गाड़ी को रोकने के लिए उसके टायर पर 8 से 9 राउंड गोलियां चलाई, लेकिन इसी बीच एक गोली वहां से गुजर रहे ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुकेश जोशी के सीने में जा लगी। गंभीर हालत में उन्हें तुरंत मैक्स अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि इस पूरी घटना की शुरुआत एक दिन पहले शहर के एक नाइट क्लब में हुए विवाद से हुई थी, जो अगले दिन सड़क पर हिंसा में बदल गई। इस मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और संबंधित क्लब को सील कर उसका लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आम नागरिक अब सड़क पर भी सुरक्षित नहीं है और क्या ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रशासन कोई सख्त कदम उठाएगा। फिलहाल पूरे शहर में इस घटना को लेकर आक्रोश है और सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अब अगली खबर जुड़ा हुआ है नक्सलवाद के अंत से। क्या देश से नक्सलवाद सच में खत्म हो गया है या ये सिर्फ एक दावा है। संसद से लेकर सियासत तक इस मुद्दे पर तेज बहस छिड़ गई है। लोकसभा में जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद अब लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुका है और बस्तर जैसे इलाकों में अब स्कूल बन रहे हैं, राशन की दुकानें खुल रही हैं। इतना ही नहीं, अमित शाह ने यह भी कहा कि नक्सलवाद की जड़ गरीबी या विकास की कमी नहीं बल्कि एक विचारधारा है। और सबसे बड़ा दावा, 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। लेकिन इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस दावे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का यह कहना कि कांग्रेस ने नक्सलवाद के खिलाफ प्रयासों का समर्थन नहीं किया, पूरी तरह गलत है। भूपेश बघेल ने यहां तक कहा कि वह इस मुद्दे पर किसी भी समय और जगह पर बहस के लिए तैयार है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी सरकार के दावे पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा, अगर नक्सलवाद खत्म हो गया है तो बस्तर में अब भी इतनी भारी संख्या में सुरक्षा बल क्यों तैनात हैं? आपको बता दें कि अगस्त 2024 में अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य तय किया था। इसके बाद से छत्तीसगढ़ समेत कई प्रभावित इलाकों में सुरक्षा अभियानों की रफ्तार तेज कर दी गई। सूत्रों के अनुसार सुरक्षा बलों को नई तकनीक, बेहतर सुविधाएं और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स जैसी विशेष टुकड़ियों का सहारा मिला, जिससे ऑपरेशन और भी मजबूत हुए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या जमीन पर हालात सच में सामान्य हो चुके हैं या अभी भी खतरा पूरी तरह टला नहीं है, और क्या सरकार का यह दावा पूरी सच्चाई बयां करता है? तो ये थी आज की बड़ी और अहम खबरें। आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही ताज़ा और सटीक खबरों के लिए हमारे चैनल breakingnews.com को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मैं हूं विकास सिन्हा, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।